हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि अगर पी ऑफ एक्स यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 15 है और एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। जब एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू x बटे 15 है। अदरवाइज केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है। मतलब जब एक्स की वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10 या आगे के लिए है तब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है। ओके, शुरू के 1 से लेकर 5 तक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू x बटे 15 है। आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। ओके, सेकंड प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी 1/2 लेस देन x लेस देन 5/2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। ओके, ये दो क्वेश्चन आपके, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 और 2 का मतलब जो निकलता है वो ये निकलता है। मैं जो कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन में दिया है आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 का मतलब है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी के अंदर और का मतलब यूनियन से होता है और यूनियन का मतलब जोड़ से होता है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। आपको ये कैलकुलेट करना है। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कितना है? x बटे 15। जब आप प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ 1 डालोगे, ये होगा 1/15। इसी प्रकार जब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पर कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू 2 डालोगे, ये होगा 2/15। और जब आप दोनों को ऐड करोगे आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू 1/15 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू 2/15, ये हुआ 3/15 यानी 1/5। क्लियर? अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका निकल गया 1/5। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड कैलकुलेशन आपकी, आपको कैलकुलेट करना है बेटा प्रोबेबिलिटी 1/2 लेस देन x लेस देन 5/2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। ये पूरा क्वेश्चन ये है आपका। ओके, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, 12th क्लास का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b बराबर जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ओके, ये फार्मूला होता है ना, मैं इसी का यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 लेस देन x लेस देन 5/2। ओके, इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1 बटे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। अब इसको देखो बेटा, आप इसका इंटरसेक्शन पार्ट देखना है कौन सा आएगा, ध्यान से देखना। ये आपकी रियल लाइन है, ये तो हुआ मेरा 1, सपोज दैट ये हुआ मेरा 1, आप इसको यहाँ मानो 1, ये तो हुआ मेरा 1। ओके, और ये हुआ मेरा 0, सपोज दैट, गलती कर दिया ना, उल्टा मान लिया मैंने, दोबारा मानता हूँ। ये तो हुआ मेरा 0, ये हुआ मेरा 1। ओके, और ये हुआ मेरा सपोज दैट 2 या 3 मान लो, तो जाहिर सी बात है 5/2, 5/2 का मतलब निकलता है 2.5, 5/2 ये होगा, सपोज दैट ये वाला 5/2 है। ओके, ये मेरा 1 है। कहना चाह रहा है x की वैल्यू, और ये इस तरह से है, दोबारा से ग्राफ बना करके और डिटेल में समझाऊंगा। ऐसे है, ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब देखो बेटा आप, और इधर एक और ले लो, ये माइनस का 1 है। आपको निकालना है 1/2 से बड़ा, यानी 1/2 से बड़ा, 1/2 सपोज दैट ये है 1/2 से बड़ा। ओके, और 5/2 से कम, 5/2 यानी कि 2.5 से कम, 5/2 का मतलब 2.5 से कम, यानी इसके बीच में निकालना है। देखो आप, 1 से बड़ा और 5/2 से कम, यानी ये वाला, यही बैठ रहा है ना। ओके, और उधर जो चलना है इसका इंटरसेक्शन आपको किसके साथ लेना है? ये देखो आप, इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 का मतलब है x ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से ये निकलेगी ऐसे,
एक्स ग्रेटर देन 1 तो यही होगा, यानी अगर एक्स ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी मैं ऊपर डाल लूँ यहाँ, तो एक्स ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी का स्पेस ये होते हुए चला जाएगा। क्लियर है ना, समझ आती है बात। देखो आप, ये तो 1/2 है और ये 5/2 है। जब एक्स की वैल्यू 1/2 और 5/2 के बीच में है तो प्रोबेबिलिटी मेरी नीचे वाली है ये, ओके। और जब एक्स ग्रेटर देन 1 है, 1 तो ये है, एक्स ग्रेटर देन 1 यानी ये एक्स ग्रेटर देन 1 है। यहाँ आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई है, यहाँ आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 2 3 4 5, यानी पूर्णांक वैल्यू दी हुई है। आपको जो कैलकुलेट करना है बेटा, वो कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 5/2 इंटरसेक्शन एक्स ग्रेटर देन 1 बटे प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1। अब इसका कॉमन पार्ट देखो बेटा, दोनों के अंदर कॉमन कौन सा आ रहा है, 1/2 से 5/2 के बीच तो मेरे पास ये निकल करके आया, निकल गया ना, एक्स ग्रेटर देन 1 को वो निकला, कॉमन पार्ट ये निकला मेरा, कॉमन ये निकल गया, ये देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, ओके। दोनों में कॉमन आ रहा है और एक्स की वैल्यू आपको पूर्णांक लेनी है। एक्स की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर पूर्णांक कौन सा पड़ा, 2 पड़ा। इसका मतलब निकला प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। क्लियर, देखो आप पूर्णांक ये पड़ा, समझ आ चुकी। मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 1/2 से 5/2 के बीच, एक मेरा ये है, 2 मेरा ये है, 3 मेरा ये है, 1/2 से 5/2 के बीच ये वाली वैल्यू। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 यानी x की वैल्यू 1 से ऊपर वाली। मेरे को देखना है दोनों के अंदर कॉमन पार्ट, दोनों के अंदर कॉमन पार्ट मेरा ये वाला निकल करके आया। इसके अंदर देखनी है x की वैल्यू के अकॉर्डिंग इंटीग्रल वैल्यूज़, पूर्णांक वैल्यूज़ 1 2 3, सिर्फ एक पूर्णांक वैल्यू पड़ी, वही मैंने निकाल दी, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या निकलता है, ऊपर तो निकल गया प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 बटे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था आपको। px जो दे रखा है बेटा, वो दे रखा है आपको x/15, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, प्रोबेबिलिटी दे रखा है x/15। मैंने कैलकुलेट किया तो x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी निकल करके आई, x की वैल्यू 2 डाली, ये 2/15 हुआ, और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितनी निकल करके आई, 1/15 आपके सामने है, x की वैल्यू 1 डाल दी। दोनों रिजल्ट इसके अंदर रखो आप, कितना निकला, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू 2/15 बटे 1 माइनस 1/15 कितना निकला, 2/15 बटे 15 माइनस 1/15 कितना निकल गया बेटा, ये निकला 2/15 बटे 14/15, 15 से 15 कैंसिल, 2/14 यानी 1/7 निकल गया ना। देखता हूँ कितना आंसर आ रहा है, ये क्लियर। मैंने वही किया बेटा प्रोबेबिलिटी a अपॉन b की वैल्यू होती है a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ओके, नाउ ये मेरे को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। ओके, इसका मतलब निकलता है यहाँ से, ये देखो आप, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, इसका फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो बेटा, ये निकल कर क्या आया मेरे पास, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, 2/15 कैलकुलेट कर चुका, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 डालने से 1/15 आ चुकी, 2/15 बटे 14/15 बराबर 1/7। ओके, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनना है बेटा। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, ध्यान से सुनना। ए रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कोई रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाता है इफ़ इट टेक्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन द सर्टेन लिमिट। अगर रैंडम वेरिएबल हर एक वैल्यू रखता हो किसी सर्टेन लिमिट के बीच। ओके, दूसरी बात यह है बेटा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का यूज़ करते हैं हम डिस्क्रीट डेटा के लिए, यानी समीशन के लिए, 1 2 3 4 के लिए। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का यूज़ करते हैं हम इंटीग्रेशन के लिए। ओके, यानी कोई भी वैल्यू आपकी छोड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा वेरिएबल जो कि
कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाता है अगर वो अपनी सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ रखता हो किसी फिक्स लिमिट के बीच में। ओके, डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ये होती है बेटा, ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज, किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, ये फिक्स डेफिनेशन है, मैं भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू x लेस देन x प्लस के डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। मतलब ये निकलता है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो यूज़ किया जाता है एरिया कैलकुलेट करने में यूज़ किया जाता है। और आपको भी पता है कि अगर मान लिया जाए, सपोज दैट ये मेरा ग्राफ है, आप यही ग्राफ ले लो, सपोज दैट ये ग्राफ है, या बड़ा सा बना लो आप, सपोज दैट आपका ये ग्राफ है, ऐसे मान लो। ओके, कैसे यूज़ किया जाता है? अगर मैं इतना छोटा सा एरिया निकालूंगा, यहाँ x की कुछ वैल्यू होगी और ये छोटी सी वैल्यू डेल्टा x होगी, और यहाँ भी x की कुछ वैल्यू होगी। सपोज दैट यहाँ x इज इक्वल टू a है, यहाँ x इज इक्वल टू b है। फिक्स लिमिट के बीच में अगर मैं ये वाला टोटल कैलकुलेट करूँगा, ओके, इसको कैलकुलेट करने में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। x की हर एक वैल्यू आ जानी चाहिए। ओके, और रही बात इसकी कि सर आपने लिमिट का यूज़ क्यों किया है? बेटा, जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के बहुत पास में होता है, एक पॉइंट ये है, दूसरे वाला पॉइंट, यानी एक पॉइंट अगर मेरी उंगली है, दूसरा पॉइंट जिससे सटा हुआ होता है, ऐसे सटा हुआ होता है, तभी हम लिमिटिंग केस का लिमिट का यूज़ करते हैं, अदरवाइज लिमिट का यूज़ नहीं होता है। लिमिट का मतलब होता है द पॉसिबल अप्रोच ऑफ एनी वेरिएबल, मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोच ऑफ एनी वेरिएबल इज नोन एज लिमिट। अगर एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है, दूसरे वाला पॉइंट ये है, जो इनकी मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोच है, या आप ये मान लो कि अगर एक दूसरे के बहुत पास हैं या एक दूसरे से बहुत दूर हैं, पास की बात कर रहा हूँ मैं अब, अगर एक दूसरे के बहुत पास हैं तभी लिमिट का यूज़ करते हैं, अदरवाइज लिमिट का यूज़ नहीं होता है। ओके, दूसरी बात ये है बेटा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए हम ओवरऑल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर कैलकुलेट करना है डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का अगर आप कैलकुलेट करना है डायरेक्ट समेशन का यूज़ होता है। बस यही मेन डिफरेंस है। आगे की तरफ चलते हैं, आपकी समझ आएगी बात। दैट इज, वही बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला था यहाँ कि x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए, x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ बिटवीन द सर्टेन लिमिट, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ बिटवीन द सर्टेन लिमिट, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में है और सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए अल्फा से बीटा के बीच में उसको फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। ओके, ये होता क्या है? विच इज रिप्रेजेंट द एरिया बिटवीन द कर्व x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। जो मैं अभी आपको बता रहा था ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रोबेबिलिटी का जो एरिया होता है, पॉसिबल एरिया जो होता है, उसको कैलकुलेट करने में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की दो प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो आप इस चीज़ को जानते हो कि प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ क्या होगा, ओवरऑल इंटीग्रेशन जो आपको लिमिट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 होगी। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी अल्फा टू बीटा यानी 1 to 2 या 3 to 4 या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो भी लिमिट दे रखी है, ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 होगी। 1 क्यों होगी? इस प्रोबेबिलिटी की वजह से, क्योंकि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। दूसरी प्रॉपर्टी ये देखो, मैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक की बात कर रहा हूँ। ओके, यानी अल्फा टू बीटा ले सकते हो। अगर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ले सकते हो, डजेंट मैटर। दूसरा जो होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, और ज़्यादा बात क्वेश्चन से क्लियर होगी, फंडामेंटल डेफिनेशन थी। ओके, पहली प्रॉपर्टी होती है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ओवरऑल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ओके, अगले वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन से सारी बात क्लियर करने वाला हूँ। क्लियर है ना?